हेलो फ्रेंड, आज हम लोग पढ़ेंगे दूसरा चैप्टर पॉलिटिकल साइंस का, इंडियन पॉलिटी का दूसरा चैप्टर, ये वाला इवोल्यूशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ए हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। ये चैप्टर हो चुका है, पढ़ा दिए हैं। इसमें रेगुलेटिंग एक्ट 1773, अमेंडिंग एक्ट 1781, एक्ट ऑफ सेटलमेंट जिसे कहा जाता है, और फिर इंडिया एक्ट ऑफ 1784 और 1786, चार्टर एक्ट 1793 और चार्टर एक्ट 1813 और चार्टर एक्ट 1833, चार्टर एक्ट 1833 ये सभी का इसमें व्याख्या हो चुका है। अब पढ़ेंगे क्राउन रूल। जब से 1857 का सैनिक विद्रोह हुआ था, उसके बाद जो कंपनी से पावर शिफ्ट होकर क्राउन के अधीन आ गया था, उसके बाद जो एक्ट आया और ये क्या कहते हैं एक्ट जो आया, उसके बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे। और यहीं से ज्यादा सवाल पूछा जाता है, खासकर ये 1858 के एक्ट से सवाल पूछा गया था बीपीएससी में। जब ये क्या कहते हैं सिलेबस चेंज किया था मेंस का 68वें बीपीएससी में, ठीक है, 68वें बीपीएससी में यहाँ से सवाल आया था पहली बार, और इसी से लगातार एक सवाल आता है। आइए हम लोग इसी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 1800 क्राउन रूल। क्राउन रूल का मतलब हुआ वही महारानी जो एलिजाबेथ प्रथम थी उसके अधीन ये अब शासन आ जाएगा। ब्रिटिश इंडिया का रूल का पूरा पावर का किसके प्रति उत्तरदायी हो जाएगा? कौन उत्तरदायी होंगे? तो क्राउन उत्तरदायी होंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए शुरू में दिया गया है इंडियन रेबेलियन। इंडियन रेबेलियन ऑफ 1850, सिपाही म्यूटिनी मार्क द एंड ऑफ कंपनी रूल। कंपनी रूल को एंड कौन कर दिया? तो यही सिपाही म्यूटिनी जो 1857 को हुआ था। उसके बाद क्या हुआ कि ब्रिटिश क्राउन एज्यूम डायरेक्ट कंट्रोल हो गया, ठीक है ना, ओवर इंडिया यूजिंग इनसिग्निफिकेंट एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस, जिसके कारण से कई सारा एडमिनिस्ट्रेटिव चेंज आया, ठीक है। अब देखते हैं आगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, ये इंपॉर्टेंट है। ये बीपीएससी कब पूछा गया था? बीपीएससी मेंस जो है, मेंस एग्जाम जो लेती है उसका किस में पूछा था? तो 68th बीपीएससी में पूछा था, ठीक है। तो इसमें पूछा था, ठीक है। तो और इसी से आ गया था सवाल। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 इनेक्टेड आफ्टर द रिवॉल्ट ऑफ 1857, 1857 की क्रांति के बाद ये एक्ट आया, ठीक है। मार्क ए वाटरशेड मूवमेंट इन इंडिया हिस्ट्री, ये जो है ये काफी महत्वपूर्ण स्थान रखता है हमारे इंडियन हिस्ट्री में। कौन सा? तो रिवॉल्ट ऑफ 1857 नोन एज द, ये इसके बारे में अब कह रहा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 क्या किस नाम से जाना जाता है? एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस ऑफ इंडिया। मतलब क्या हुआ कि इसका नाम कितना अच्छा रखा कि एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस, सही से शासन व्यवस्था चलाने के लिए एक्ट, समझे, इंडिया में। इट सिग्निफाइड द फॉर्मल ट्रांसफॉर्म ऑफ गवर्नेंस फ्रॉम ईस्ट इंडिया कंपनी टू ब्रिटिश क्राउन। माने कहां से किससे शिफ्ट किया गया? ईस्ट इंडिया कंपनी से किसको हस्तांतरित कर दिया गया? तो ब्रिटिश क्राउन को। यूजिंग इन ए न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क फॉर इंडिया, इंडिया पर शासन करने का एक नया फ्रेमवर्क आया। हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट क्या है तो बता चुके हैं पहले से ही कि 1857 की क्रांति जो हुआ था उसके बाद इसको कई लोग क्या कहते हैं फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस, जबकि इससे पहले भी कई सारा व्यापक पैमाने पर संघर्ष हो चुका था इंडियन भारतीय मूल निवासियों के द्वारा, खासकर आदिवासी या संथाल जो होता है, शेड्यूल ट्राइब जिसको कहते हैं, उसके द्वारा, ठीक है ना। तो अब देखिए, लेकिन तब पर भी फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस इसको कहा जाता है, ठीक है ना। तो इसका इस पर विवाद है, तो उस पर अलग
से चर्चा हो जाएगा किसी दिन, ठीक है ना। लेकिन हाईलाइटेड द फेल्योर ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, ये विद्रोह क्यों हुआ था, क्योंकि शासन जो चल रहा था ईस्ट इंडिया कंपनी का उसमें फेल्योर आया था ना, उसमें कुछ लापरवाहियां या तो कुछ मनमानीपन हुआ था, तभी हुआ था। द रेबेलियन विच स्प्रेड अक्रॉस नॉर्थ एंड सेंट्रल इंडिया exposed deep discontent among the Indians due to exploitative policy, racial discrimination and disregard for the local tradition and sentiments, ठीक है ना। इसमें क्या किया गया कि इसमें देखा गया कि कई सारा विरोधाभास था, ठीक है ना, इंडियन के बीच में, और खासकर एक्सप्लॉइटेटिव माने उत्पीड़न का जो नीति अपनाया गया था, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन जो गोरा काले का भेद था, यहाँ पर जैसे अंग्रेज है उसको सुपीरियर माना जाता था हर समय और इंडियन को उसी तरह से मतलब क्या कह सकते हैं कि जो मतलब एक तरह के नौकर के जैसा या तो इस तरह से डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था, ठीक है ना। अब डिसरिगार्ड माने सम्मान की नजर से नहीं देखा जाता किसको, लोकल ट्रेडिशन को, ठीक है ना। लोकल ट्रेडिशन का मतलब कई सारा मतलब क्या कहते हैं उपहास भी कई सारे तरह से उड़ाया गया और इसके सेंटीमेंट को भी, ठीक है। तो ये सब एक्सपोज किया कौन, जब ये 1857 के विद्रोह हुआ तब इस पर फिर से रिकंसीडर किया अंग्रेजों ने, ठीक है ना। रिकॉग्नाइजिंग द नीड फॉर रिफॉर्म, इसी के द्वारा मतलब ये विद्रोह जो हुआ उन्होंने क्या किया, उस चीज को हाईलाइट किया कि अब रिफॉर्म की जरूरत है। अब देखिए ब्रिटिश पार्लियामेंट इनेक्टेड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 एबोलिशिंग द ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी को खत्म किया और क्या हुआ, रीओरिएंटिंग द गवर्नेंस अंडर द डायरेक्ट क्राउन अथॉरिटी, क्राउन के अधिकार में अथॉरिटी में क्या किया गया, डायरेक्ट रीओरिएंटेड गवर्नेंस अंडर द डायरेक्ट क्राउन अथॉरिटी, क्राउन अथॉरिटी के अंतर्गत से डायरेक्ट इसको रूल करने की बात कहा गया, ठीक है ना। की फीचर्स ऑफ द एक्ट, गवर्नेंस बाय ब्रिटिश क्राउन, इसका देखिए ये जो एक्ट आया उसमें क्या क्या विशेषता था, तो सबसे पहला विशेषता ये था कि डायरेक्ट रूल किसके द्वारा किया जाएगा, तो ब्रिटिश क्राउन के। इंडिया वाज द गवर्न डायरेक्टली ऑफ हर मैजेस्टी द ब्रिटिश क्वीन, वही एलिजाबेथ प्रथम थी। दिस सिंबलाइज द शिफ्ट इन अकाउंटेबिलिटी, माने जवाबदेहिता का जो भार था वो शिफ्ट किया गया। दिस विथ गवर्नेंस नाउ डायरेक्टली ओवरसीज बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट रेदर देन द कॉमर्शियल एंटिटी, क्या कह रहा था कि विथ गवर्नेंस नाउ डायरेक्ट ओवरसीन बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा देखा जाने लगा और इसको जो पहले क्या करता था कमर्शियल एंटिटी के रूप में माना जाता था उसको नहीं, ठीक है। अब देखिए आगे देखते हैं वायसराय ऑफ इंडिया, पहले इससे पहले क्या हुआ, तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कहा जाता था, लेकिन उसके बाद जो वही पद था लेकिन उसका नाम क्या दिया गया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का नाम को चेंज करके क्या कहा गया, वायसराय ऑफ इंडिया नाम दिया गया, ठीक है ना। और यहाँ पर फर्स्ट वायसराय कौन बना, तो देखिए लॉर्ड कैनिंग यहाँ पर नाम दिया गया है, ठीक है, लॉर्ड कैनिंग बना। अब देखिए जैसे पहला बंगाल का गवर्नर कौन बना, वारेन हेस्टिंग, उसी को गवर्नर जनरल भी कहा गया, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वारेन हेस्टिंग था, ठीक है। अब ये क्या कहते हैं, अब जब क्या कहते हैं 1833 के अधिनियम के तहत ये गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया पद दिया गया, वो सबसे पहला कौन बना, तो विलियम बेंटिंक बना था, ठीक है। अब यहाँ पर 1857 की क्रांति के बाद जो एक्ट आया 1858 में, इंडिया एक्ट जो आया 1858 में, उसके तहत जो वायसराय ऑफ इंडिया पद बनाया गया उसमें पहला कौन था, लॉर्ड कैनिंग बिकम द फर्स्ट वायसराय ऑफ इंडिया, ये एकदम वीवीआई है, इसको आप याद रख लीजिएगा, ठीक है। आगे देखिए द वायसराय वाज टास्क्ड विथ द इम्प्लीमेंटिंग द पॉलिसी फ्रेम्ड बाय ब्रिटिश पार्लियामेंट एंड इंश्योरिंग स्मूथ एडमिनिस्ट्रेशन, माने एकदम स्मूथ क्या कहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन अक्रॉस द ब्रिटिश टेरिटरी
इन इंडिया, ब्रिटिश टेरिटरी जो इंडिया में था उस पर एकदम आराम से कोई दिक्कत ना हो और एडमिनिस्ट्रेशन चल सके, ठीक है। द कम्बरसम सिस्टम ऑफ डबल गवर्नेंस, इसमें एवोल्यूशन ऑफ डुअल डबल गवर्नमेंट को खत्म किया गया, ठीक है ना। द कम्बरसम सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट मैनेज बाय द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल वाज एबोलिश्ड, ये दोनों को क्या कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। दिस स्ट्रीमलाइन द एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरसाइट बाय ट्रांसफॉर्मिंग ऑल अथॉरिटी टू द ब्रिटिश क्राउन, सारा अथॉरिटी किसके अंतर्गत दे दिया गया, तो ब्रिटिश क्राउन के अधीन दे दिया गया, ठीक है। आगे देखते हैं कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इन इंडिया फॉर इंडिया, ए न्यू ऑफिस, एक नया पद बनाया गया। द सेक्रेटरीट ऑफ स्टेट फॉर इंडिया वाज क्रिएटेड टू मैनेज इंडियन अफेयर्स, इंडियन का जो भी कार्य होगा उसको मैनेज करने के लिए एक नया ऑफिस बनाया गया, नया पद बनाया गया, उसका नाम क्या था, सेक्रेटरीट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, ये बनाया गया और वो ये भारत के सारे मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव कार्य को मैनेज करने के लिए बनाया गया और ये होता था ब्रिटिश के तरफ से, ठीक है ना। द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वाज मेंबर ऑफ ब्रिटिश कैबिनेट, ये ब्रिटिश कैबिनेट के मेंबर होते थे। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इंश्योरिंग दैट द इंडिया एडमिनिस्ट्रेशन बिकम सेंट्रल पार्ट ऑफ ब्रिटिश गवर्नेंस, ये इन शॉर्ट इस चीज को सुनिश्चित किया कि भारत का जो प्रशासन है वो ब्रिटिश गवर्नेंस का सेंट्रल पार्ट है, ठीक है ना, मतलब मुख्य नजर में ये रहेगा, ठीक है ना। अब ही हेल्ड अल्टीमेट अथॉरिटी, मतलब जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है वो अल्टीमेट अथॉरिटी होता था, ठीक है ना, एंड कंट्रोल ओवर इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन रिपोर्टिंग डायरेक्टली टू ब्रिटिश पार्लियामेंट, ये डायरेक्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट को रिपोर्ट करते थे, ठीक है ना। दिस इंटीग्रेशन बाउट इंडियन गवर्नेंस क्लोजर टू ब्रिटिश पॉलिटिकल सिस्टम, यही जो अधिनियम था वही भारतीय शासन प्रणाली को किसके नजदीक लाया, तो ब्रिटिश पॉलिटिकल सिस्टम के नजदीक लाया, ठीक है। इंश्योरिंग द स्ट्रिक्ट एंड सुपरविजन, ठीक है। अगला देखिए काउंसिल ऑफ इंडिया, काउंसिल ऑफ इंडिया, दिस एक्ट एस्टैब्लिश्ड ए कितना मेंबर, 15 मेंबर काउंसिल ऑफ इंडिया टू असिस्ट द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, मतलब सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को सहायता करने, जो नया पद बनाया गया था उसकी सहायता के लिए 15 मेंबर का एक काउंसिल बनाया गया, ठीक है। अब ये क्या करता, मेंबर्स ऑफ काउंसिल वर प्राइमरीली फॉर्म्ड ऑफिशियल्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, शुरुआत में प्राथमिक रूप से किस पर ध्यान दिया गया, तो ईस्ट इंडिया कंपनी के मेंबर को ही दिया गया क्योंकि इसके एक्सपर्टीज था इंडियन अफेयर्स में, ठीक है। द काउंसिल एक्टेड एज द एडवाइजरी बॉडी, ये मात्र क्या था, एडवाइजरी बॉडी था। अब प्रोवाइडिंग द गाइडेंस ऑन पॉलिसी मैटर, ठीक है। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट सर्व एज द चेयरमैन ऑफ काउंसिल आर wielding the significant influence over its deliberation, ठीक है ना। अब देखिए इसमें क्या है कि जैसे यहाँ से आप ओवरऑल यही बात समझ सकते हैं कि भले ही ये सारे पद बनाया गया, सरकार का तमाम सारे सरकार का ये लक्षण होता है कि उसको वो ये कई बार दिखाने की कोशिश करता है कि कुछ हो रहा है, लेकिन वास्तव में कुछ होता नहीं। जब समझिए कि इसका जो एडवाइजरी बॉडी था, ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को मैंने असिस्ट करने के लिए जो मेंबर था वो कहां से आ रहा था, ईस्ट इंडिया कंपनी से, तो लगभग वही मामला आ जाएगा, समझे, भारतीयों पर वही असर पड़ेगा, समझे। आगे देखिए लीगल कॉर्पोरेट एंटिटी, द एक्ट कॉन्स्टिट्यूटेड द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इन काउंसिल एज द बॉडी कॉर्पोरेट कैपेबल ऑफ सुइंग एंड बीइंग सूड बोथ इंडिया एंड इंग्लैंड, इसका ये क्या करते थे, सू कर सकते थे इंडिया और इंग्लैंड दोनों में, करने के लिए ये कैपेबल था। दिस लीगल प्रोविजन फॉर्मलाइज द एडमिनिस्ट्रेशन कॉर्पोरेट एंटिटी आइडेंटिटी इंश्योरिंग लीगल अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी, ये जो अधिकार मिला इसको, इससे क्या सुनिश्चित होता है कि वह लीगली रूप से अकाउंटेबल जवाबदेही था और ट्रांसपेरेंसी वो मेंटेन करते थे, किसके प्रति, तो ब्रिटिश संसद के प्रति, ठीक है ना। आगे देखिए आगे क्या है, सिग्निफिकेंस ऑफ दिस एक्ट, किसका क्या महत्व था,
द एंड ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी, ये पहला महत्व था, एक जो कंपनी के रूप में कार्य कर रहा था प्रशासन प्रणाली में, वो खत्म हुआ। द एक्ट एबॉलिश द ईस्ट इंडिया कंपनी मार्किंग द एंड ऑफ 250 ईयर लॉन्ग कंट्रोल ओवर इंडिया, जो 250 साल से लगभग वो यहाँ पर बने हुए थे। पुर्तगाल के बाद, उसके बाद जो आया था तीसरा नंबर पर, उसी समय से लगभग ये यहाँ पर शासन कर रहा था, तो 250 साल का शासन खत्म कर दिया गया। द कंपनी विच हैड इन्वॉल्व फ्रॉम ए ट्रेडिंग एंटिटी टू गवर्निंग बॉडी was now completely dismantled, highlighting the inefficiency of its administration। जो पहले जो क्या था कि ट्रेडिंग एंटिटी के रूप में ईस्ट इंडिया कंपनी काम कर रहा था, उसको उससे ट्रांसफॉर्म करके जो इस तरह से गवर्निंग बॉडी बनाया, ये इसके एडमिनिस्ट्रेशन के फेल्योर को दर्शाता था, इनएफिशिएंसी को दर्शाता था। दूसरा महत्व क्या है कि सेंट्रलाइज्ड governance, direct governance by crown, centralized administrative control ensuring the uniformity, माने एक समानता रहेगा in policy and reducing the bureaucratic delay, माने जो देरी होता था वो देरी नहीं होगा, जो देरी पहले डबल गवर्नमेंट सिस्टम के कारण से होता था वो नहीं होगा। अगला चीज क्या था, स्ट्रेंथन द ब्रिटिश पार्लियामेंट ओवरसाइट, माने इसको ब्रिटिश पार्लियामेंट का अधिकार को ये भारतीय क्षेत्र में बढ़ाया गया। वाव द इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन इनटू द ब्रिटिश पॉलिटिकल अफेयर्स इंक्रीजिंग द पार्लियामेंट्री स्क्रूटनी एंड इन्वॉल्वमेंट, पार्लियामेंट्री स्क्रूटनी भी होता था और उसके इन्वॉल्वमेंट को बढ़ाया गया। किसके द्वारा, तो इंडिया एक्ट ऑफ 1858 1858 के एक्ट के तहत इनहांस्ड वायसराय role, the viceroy became the central authority in India with direct line of communication to the Secretary of State. This streamlined governance and improved policy implementation on the ground. ये क्या क्या देखिए, दिस स्ट्रीमलाइन द गवर्नेंस, गवर्नेंस को स्ट्रीमलाइन किया और इम्प्रूव किया पॉलिसी को, और पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन और क्या कहते हैं जमीनी हकीकत पर ये उतारा है, ठीक है ना। अगला देखिए इंस्टीट्यूशनल कंटिन्यूटी, इंस्टीट्यूशनल कंटिन्यूटी क्या, डिस्पाइट द एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म द एक्ट did not introduce the significant change to the system of government of India, it retained the existing administrative machinery, क्योंकि हम बता चुके थे कि इसका जो सलाहकारी समिति में जो मेंबर था 15 मेंबर, वो अधिकतर प्राइमरी रूप से कहां से आया, तो ईस्ट इंडिया कंपनी से ही आया। तो वही कह रहा है एग्जिस्टिंग एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी बट साउट टू इंप्रूव इट्स फंक्शन अंडर द क्राउन सुपरविजन, ठीक है। लिमिटेशन क्या था इसमें, कमियां क्या क्या था, ठीक है, कमियां क्या था, नो चेंज इन इंडियन गवर्नेंस, वास्तव में कुछ भी चेंज नहीं हुआ लेकिन वो दिखाया कि बहुत बड़ा चेंज हो गया, ठीक है। द एक्ट फोकस्ड प्राइमरी ऑन द इंप्रूविंग द एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरसाइट रेदर देन द रिफॉर्मिंग द गवर्नेंस स्ट्रक्चर इन इंडिया, मतलब ये क्या किया, अपने एडमिनिस्ट्रेटिव पकड़ को बढ़ाया, ना कि कुछ सुधार किया, समझे। इट डिड नॉट एड्रेस द ग्रीवांस, मैंने शिकायत को जो था उसका एड्रेस नहीं किया, बल्कि दैट हैड फ्यूल्ड द रिवॉल्ट ऑफ 1857 1857 की क्रांति जिसके कारण से हुआ था, उस शिकायत को दूर नहीं किया। सोशल इनइक्वालिटी था, इनइक्विटी था, ठीक है ना, लैक ऑफ रिप्रेजेंटेशन, भारतीयों का रिप्रेजेंटेशन नहीं था, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन था, आर्थिक रूप से ये क्या कर रहा था, उत्पीड़न कर रहा था, भारतीय बाजार को अब उपभोक्ता लगभग बना दिया था, ठीक है ना, जो हम लोग उत्पादक थे। आगे देखिए, इंडियन वर स्टिल एक्सक्लूडेड फ्रॉम एक्सक्लूडेड माने बाहर ही रखा हायर एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन में भारतीयों का स्थान लगभग अभी तक नहीं मिला, ठीक है। आगे देखिए, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस परपेचुएटिंग कॉलोनियल डोमिनेंस, मतलब क्या कहते हैं, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस जो था वो उसमें नहीं भारतीयों को लाया गया, और परपेचुएटिंग द कॉलोनियल डोमिनेंस माने जो कि इस बात को दर्शाता था कि कॉलोनियल डोमिनेंस जो है सांप्रदायिक साम्राज्यवाद का जो प्रभुत्व है उसको ये दर्शाता था, उसको ये बरकरार रखा था। लेक ऑफ लेजिस्लेटिव रिफॉर्म,
लेजिस्लेटिव रिफॉर्म में कमियां था। द एक्ट डिड नॉट इंट्रोड्यूसेस एनी न्यू लेजिस्लेटिव मैकेनिज्म, कोई नया लेजिस्लेटिव मैकेनिज्म नहीं दिया, और द प्रोविजंस टू इन्वॉल्व इंडियंस इन गवर्नेंस, भारतीयों को गवर्नेंस में शामिल करने का कोई ऐसा प्रावधान नहीं किया गया। लिविंग द एडमिनिस्ट्रेशन इंटायरली अंडर द ब्रिटिश कंट्रोल, इससे क्या हो गया कि इसमें पूरा छोड़ दिया गया कि भारतीय ब्रिटिशों के अधीन ही सारा एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर को छोड़ दिया गया, ठीक है ना। लीगेसी क्या था, इसका क्या विरासत था, तो इसमें क्या हुआ, शिफ्ट टू क्राउन रूल, मैंने ये एक बदलाव हुआ कि कंपनी रूल से क्या पर शिफ्ट किए, तो ये ब्रिटिश क्राउन के में शिफ्ट हुआ कि किस चीज का, रूल का, मैंने शासन का ये स्थानांतरण हुआ, ठीक है ना। द एक्ट मार्क द बिगिनिंग ऑफ डायरेक्ट ब्रिटिश रूल, यहीं से शुरुआत हुआ, डायरेक्ट ब्रिटिश सरकार का रूल यहीं से शुरू हुआ, ठीक है ना। उससे पहले कंट्रोल रखता था, ठीक है ना, कंट्रोल तो 1773 के एक्ट से ही शुरू हो गया था, लेकिन पूर्ण कंट्रोल और डायरेक्ट कंट्रोल नहीं था। डायरेक्ट कंट्रोल 1858 के एक्ट के तहत ही आया था। लास्ट अंटिल द इंडिया इंडिपेंडेंस 1947, 1947 तक, जब तक आजाद नहीं हो गया तब तक ब्रिटिश का डायरेक्ट रूल रहा भारतीयों पर, ठीक है। आगे देखते हैं, दिस ट्रांजिशन symbolize the formalization of British colonial control and end of the corporate governance in India, मतलब क्या किया कि ब्रिटिश कॉलोनियल कंट्रोल को बढ़ाया, ठीक है ना, फॉर्मलाइज किया, ऑफिशियली किया, ऑफिशियल घोषणा हो गया, और एंड ऑफ का क्या कर दिया, कॉर्पोरेट गवर्नेंस इन इंडिया, मतलब जो पूंजी, जैसे एक क्या कहते हैं, कॉमर्शियल एंटिटी के रूप में जो काम कर रहा था ईस्ट इंडिया कंपनी, जो एक व्यापारिक रूप में काम कर रहा था, व्यापारिक रूप में उत्पीड़न कर रहा था, उसको खत्म करके क्या किया, ब्रिटिश कॉलोनियल कंट्रोल को फॉर्मलाइज किया, ठीक है ना। बेसिस फॉर द सबसिक्वेंट रिफॉर्म, लेकिन क्या हुआ, भले ही कोई तुरंत इसका कोई अच्छा संकेत नहीं मिला, लेकिन क्या बना, यही आधारभूत बना, आधारशिला बना किस चीज का, तो आगे आने वाले रिफॉर्म का, ठीक है ना। एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क इंट्रोड्यूस बाय द एक्ट फॉर्म्ड द बेसिस ऑफ लेटर रिफॉर्म, मैंने बाद के रिफॉर्म को एक बेस बना, और उसके कारण से किसमें आया, 1861 में आया रिफॉर्म, चेम्सफोर्ड रिफॉर्म आया, कौन, कब, 1919 में, ठीक है ना। तो ये बातें हैं। आगे देखिए, आगे इसका क्या लीगेसी है, तो पैटर्नलिस्टिक गवर्नेंस बाय द नेमिंग ऑफ एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मैंने भले ही एक अच्छी शासन प्रणाली के लिए इस एक्ट को लाया गया था, और उसका नाम भी वही दिया गया था। द ब्रिटिश पोर्ट्रेड देयर रूल एज बेनेवोलेंट, जस्टिफाइंग देयर कंट्रोल एज अ मोरल ऑब्लिगेशन, मैंने उसका उत्तरदायित्व बनता है, नैतिक उत्तरदायित्व बनता है क्या, यहाँ पर शासन करे, क्योंकि ये लोग क्या है, उतना अभी शासन चलाने के लायक नहीं बना है, इस तरह से उसका क्या था, सोच था, ठीक है ना। सेट द स्टेज फॉर इंडियन नेशनलिज्म, द सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर एंड कंटिन्यूड एक्सक्लूजन ऑफ इंडियन सॉन्ग, मैंने बोया क्या चीज का, द सीड ऑफ डिसकंटेंट, मैंने इसका बीज बोया, डिसकंटेंट का बीज बोया, इवेंचुअली गिविंग राइज टू द इंडियन नेशनलिस्ट मूवमेंट, जिसके कारण से क्या हुआ कि राष्ट्रवादी मूवमेंट का उदय हुआ भारत में, ठीक है ना। अब देखते हैं अगला